दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी सरकार जो 3 बिल किसानों के हित के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो सरकार लेके आई, कांग्रेस, किसान यूनियन और अन्य विपक्षी दल जिस प्रकार से उसका विरोध कर रहे हैं और जिसके विरोध में अभी तक वो सारगर्भित कोई एक बात भी लिख नहीं सके। मैं भी लगातार सोशल मीडिया और आपका टीवी देख रहा कि बात क्या है जिस पे वो विरोध कर रहे। वो एक ही बात कह रहे कि भाई किसान इन बिलों के साथ उजड़ जाएगा, किसान की जो किसानी है वो बचने की नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बचने की ये नहीं बता रहे, क्यों नहीं बचने की। और इन बिलों की वजह से सारा का सारा जो है वो सरमाएदार के हाथ में चल जाएगा। इस देश का जो अडानी है, जो अंबानी है, 2 नाम उनके याद हैं, उनका नाम बार बार कह रहे कि वो सारी चीज पे कब्जा कर लेंगे। तो अभी तक ये बात कहीं भी वो स्पष्ट नहीं कर सके कि ये बिल क्या नुकसान करेंगे। और उन बिलों के ही विरोध में जिस प्रकार से अभी कल राहुल गांधी जी आए थे, पहले पंजाब में तो कोई समस्या, मतलब सरकार अपने आप ही बिलों के विरोध में, सरकार भी वही है जो बिलों के विरोध में है। और जिस प्रकार से वो सारा इकट्ठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आज आपके सामने है। लेकिन यहां भी आए थे और जिस प्रकार से उन्हें अपने आपको किसान हितैषी दिखाने का और किसान दिखाने का प्रयास किया, आपको पता ही चल गया कि जिस प्रकार ट्रैक्टर पे सोफा लगाया कि श्रीमान जी चले, तो उससे ही पता चल गया कि कितनी कैपेसिटी और कितनी बात करने की वो है। दूसरा, जो लिख के बात दे दी, आम जनता में एक ही मैसेज गया कि राहुल गांधी वही बोलेगा जो लिख के बात दे दी, उसको स्वयं भी पता नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि देश के लिए बेहद खतरनाक बात है। अगर राहुल गांधी को इन बिलों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी बेहद खतरनाक बात है, और अगर जानकारी है और जानकारी के बाद बकाने का काम कर रहा तो वो भी बेहद खतरनाक बात है। जबकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने आप ही इस बात का वादा किया था और इस बात पे वोट मांगे थे कि हम इस प्रकार के बिल, इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे किसान को लाभ होगा। लेकिन अब वो उसी का विरोध कर रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि भी एमएसपी समाप्त हो जाएगा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी, कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत पहले ही कह दिया था कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। अब कांग्रेस कह रही है कि चौथा बिल लेके आओ और जिसमें लिख के दो कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। तो हम कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, जब कांग्रेस का राज था तो तब उन्हें लिख के दिया था क्या? तब उन्हें कोई ऐसा बिल लेके आए थे कि तब भी ये शासकीय आदेश था, आज भी ये शासकीय आदेश है। दूसरा कहें वो मंडी समाप्त हो जाएगी, तो मंडी कैसे समाप्त हो जाए? हमने कहा मंडी जारी रहेगी। हमने जो पुराना था उसमें कुछ भी नहीं बदला, हमने नया दिया। जो कुछ दिया उस नए में क्या दिया कि हमने कहा कि अगर किसान अपनी चीज को बाहर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, बाहर भी मंडी हो सकती है। और उस मंडी के क्या क्या लाभ होंगे? पहला लाभ तो यही है कि जब ग्राहक ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो स्वाभाविक है कि बेचने वाले को लाभ होगा। अभी तक उसके पास एक ही विकल्प था, वो था एमएसपी, जो सरकार का था न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई बहुत बढ़िया नहीं है चीज, ये कि हम न्यूनतम पर बेचा, होना तो अधिकतम पे चाहिए। तो सरकार ये कहती है कि अब अधिकतम का प्रयास करो, अगर अधिकतम ले सको तो ठीक है, नहीं तो न्यूनतम पे हम आपकी चीज खरीदने के लिए तैयार हैं। तो न्यूनतम का तो कोई चक्कर ही नहीं हो, तो जैसे खरीद रहे वैसे ही खरीद रहे। तो सरकार कह जाती है कि बाहर बेचो, अगर आप बाहर बेच सकते हो। आप बाहर कैसे बेचोगे साहब? आप कहोगे बाहर कैसे बेचा? पहली बात तो यह है कि आज तो फर्क पड़ गया, पहले 4% थी मार्केट फीस, अब अगर 4% को आप लगाओ और बाहर बेच दिया तो आप ये लगाओ कि गेहूं पे लगभग 80 रुपए का फर्क था। 80 रुपए का फर्क था, अगर बाहर बेच दी तो 80 रुपए किसने मिलते हुए? किसान ने मिलते। आज भी 20 रुपए का लाभ होगा अगर वो बाहर बेचेगा, तो खरीदने वाले को 20 रुपए का जब वो होगा तो निश्चित तौर से वो पैसे किसान पे ही जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि किसान उसी प्रकार की खेती क्यों करा जैसी कर रहा? नहीं करे ना। आज आप देखो बड़े बड़े किसान जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहे, वो ज्यादा पैसा कमा रहे।
लेकिन छोटा किसान नहीं कर सकता ऑर्गेनिक खेती। अगर वो करता भी है तो उसके लिए समस्या यह है कि उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा। मैं 2 एकड़ का किसान हूं और मैंने 2 एकड़ में खेती करी और आपने कहा कि भाई वो इस भाव बेच रहा है कि उसकी ऑर्गेनिक है, तो कोई भी आदमी कह देगा पता नहीं, हमें तो है कि नहीं है, तो विश्वास नहीं। लेकिन अगर बाहर मंडी होगी और कोई आदमी इस टाइप का काम बिजनेस शुरू कर देगा तो स्वाभाविक है वो इस टाइप की एक मशीन लेकर आएगा जो चेक कर देगी और जो आपकी फसल को चेक करके बताएगी कि आपकी ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक खेती कर सका और आप अच्छे पैसे ले सका। वही गेहूं जो सी आप मध्य प्रदेश से आज 3,035 रुपए खरीद रहे, तो उसने मेरा किसान भी 3,035 रुपए बेच सकता है। मैं जहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसी जगह का रहना वाला हूं जहां एक साइड में यूपी है और एक साइड में हिमाचल और एक साइड में हरियाणा है। ये जो कहते हैं कि बाहर से जो छूट है ये तो पहले भी थी, किसान को बेचने की छूट थी, व्यापारी को खरीदने की छूट नहीं थी। किसान के साथ कोई नहीं कुछ कहता, लेकिन व्यापारी को कहता। और मैं जानता हूं कि यूपी में से जो भी किसान हरियाणा में गेहूं लेकर आवा था तो वो किसी ना किसी बिचौलिए बेच देता और हमेशा वो 100-150 रुपए कम में बेचा था उसका। लेकिन इस कानून के आने के बाद चाहे फिर वो हिमाचल का है चाहे यूपी का है, अब उसको कम नहीं उसकी बिकागी, उसकी पूरे में बिकागी। अगर व्यापारी भी खरीदागा तो वो जो डिफरेंस होगा 5-10 रुपए का डिफरेंस होगा, 150 रुपए का डिफरेंस अब नहीं रहने का, वो उसको उसकी कीमत ठीक ठीक मिलेगी। तो इससे सारे के सारे। और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा किसान है, ये जो बात हो रही है बड़े किसान की बात है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसा किसान है जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ ऐसी जमीन है। ऐसे किसान साल भर कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं कि भाई किसी ने 1 क्विंटल गेहूं बेच दी, कभी जरूरत पड़ी तो उसने आधा क्विंटल गेहूं बेच दी, तो इस प्रकार का चलता रहता है। और कुछ व्यापारी हैं जो वो खरीदते रहते हैं। अगर आप गांव में जाकर देखोगे तो जो लोग सामान लेगा जहां, तो वो गेहूं भी लेगा वहां गाँव में इकट्ठी करके, तो किसी की 1 क्विंटल खरीद ली, किसी की 2 क्विंटल खरीद ली। लेकिन वो खरीदने वाला क्या था, इस बात का रिस्क था क्योंकि मंडी बोर्ड वाले आदमी रास्ते में खड़े होते और वो उसको पकड़ लेते इस बात के नौके, क्योंकि तूने हमारी जो फीस थी वो दी नहीं है, इसलिए उस पर फाइन कर देते। तो स्वाभाविक अगर उसके ऊपर फाइन होगा तो वो रिस्क है ना उसका, तो रिस्क कवर करेगा ना जी। तो जब रिस्क कवर करेगा तो वो किस पर लगागा, किसान पर लगागा जिसपे खरीदी। लेकिन जब सरकार ने कहा कि कोई चक्कर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो रिस्क कवर खत्म हो गया और किसान को अच्छा रेट मिला। क्यों रेट मिलागा, क्योंकि आज तक वो व्यापार करने वाले 5 लोग थे जिनमें थोड़ा ये काम करने का डेट था, लेकिन अब वही व्यापार करने वाले कितने, हमें 10 लोग आ जाएंगे और किसान ने अच्छी कीमत उसकी मिलेगी। दूसरा बात ये कह रहे कि भाई सरकार ने कह दिया कोई भी अपनी चीज कहीं भी बेच सका, तो छोटा किसान महाराष्ट्र की कर लेगा जाएगा। मैंने कब कहा महाराष्ट्र लेगा जाएगा, वो हमने नहीं कहा, मैंने तो यही जो यूपी की बात कही यूपी वाला लेगा जाएगा। और दूसरा मैंने जो बात ये कही कि भाई हिमाचल का होगा, हिमाचल का लेगा जाएगा। लेकिन छोटा किसान का क्या है कि बीच का कोई आदमी उसे दूर भी लेकर चले जाएगा। मेरे यहां शुगर मिल है, अब वो शुगर मिल वाला अगर मैं ही उसका गुड़ पैदा करूंगा तो कितनी दूर लेकर चले जाऊंगा, लेकिन शुगर मिल वाला उसकी चीनी बनाएगा, कहीं भी जाएगा दूर सप्लाई कर देगा। अगर ये गुड़ है तब किस भाव बिकता। आज आप देख रहे हैं कि सफेदा आम अभी आपने खाया था तो कहां से आया, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से आया, तो किसान लेके आया था उसको, बीच का आदमी लेके आया। पर अगर कानून ना होता तो वहां सफेदे का क्या हाल होता, आप सोच लो। अभी मलियाबाद से दशहरी आया, तो अगर ये कानून ना होता तो मलियाबाद में दशहरी क्या हाल होती, आप सोच लो। लेकिन वही कानून की वजह से हमने मलियाबाद का दशहरी खा लिया, हमने आंध्र प्रदेश का सफेदा खा लिया, हम भी खुश और आज वहां का किसान भी खुश है। ये नहीं चाहते कि किसान खुश हो, ये चाहते हैं कि भाई अपनी पॉलिटिक्स करें। अब दूसरी बात क्या है, ने करे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवागी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पूरी की पूरी जो किसान है ना वो बंधुआ मजदूर बना दिया इन्होंने। और ये अब क्या करेंगे कि भाई सारे की सारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसी कोई बात ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो सिर्फ इतनी बात कही गई कि भाई एक फसल से लेकर 5 साल तक का आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, जमीन उसकी नहीं होगी, केवल वो फसल का समझौता करागा, कौन सी फसल आप बोगे, कितनी फसल उसको दोगे, उसके हो जाएगा। उसमें आज से पहले भी चल रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही थी, चल रही थी। लेकिन हम चाह रहे कि इससे भी बड़े लेवल पर अगर चल जाए तो उसमें किसान के सुरक्षित कैसे रहेंगे। इसलिए हमने उसके लिए कुछ नियम बना दिए कि भाई अगर मान लो उसकी फसल नष्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रखा उसने, लेकिन अगर उसकी फसल नष्ट होगी तो किसी कारण से ओले पड़ गए, पाड़ा पड़ गया, किसी वजह से होगी, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है किसान। आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि आपने मेरे पास साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था और आपने ये पूरा ही
करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में होनी है। दूसरा क्या था, कई बार कॉन्ट्रैक्ट वाले ने वहां कोई ऐसी चीज लगा ली और उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म है लेकिन वो ढह नहीं रहा, तो सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि अगर इतने टाइम के अंदर उसने अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा करा, अगर उसने हटा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने नहीं हटाया तो वो किसान का ही होगा। यानी कि किसान के अगर पैसे देने की बात है तो उसमें यह कानून बनाया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने किसान से पैसे लेने तो पैसे तो लेगा लेकिन वो उस पर ब्याज नहीं ले सकता, लेकिन अगर उसने किसान के पैसे देने तो उसने पैसे देने पड़ेंगे और जितने टाइम लेट देगा उसका उसने ब्याज देना पड़ेगा। अब एक नई बात चलाई इन्होंने, ये साहब क्या कह रहे कि भाई ये तो केवल उन्होंने कह दिया कि आप एसडीएम की कोर्ट में जा सकोगे किसके खिलाफ और डीसी कोर्ट में जा सकोगे, आप सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो इससे किसान को फायदा है कि नुकसान है? अगर आप किसी भी चीज को सिविल कोर्ट में लेके चले गए तो आप क्या अनुमान लगा रहे कितने दिनों में फैसला होगा? सिविल कोर्ट में केवल किसान जाएगा, सिविल कोर्ट में तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी तो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर को फंसाएगा बैठा जाएगा सिविल कोर्ट में। आज आप देख रहे सिविल कोर्ट से डरते तो लोग बाहर फैसले कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं झगड़ों के। तो इसलिए किसान के हित में सरकार लिया कि 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना पड़ेगा, उसका फैसला दे देगी कोर्ट। आपको ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही किसान को गुमराह करते रहोगे, 30 दिन के अंदर उसका निर्णय करके देंगे। तो ये भी सारा का सारा किसान के हित में है। और कॉन्ट्रैक्टर से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सारा का सारा लाभ जो है वो किसान को लाभ उठा रहा। मैं ऐसी जगहों से आ रहा जहां ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे, आज से नहीं, मेरे बाबा के टाइम से कर रहे, आज से नहीं कर रहे, पिछले बहुत लंबे टाइम से कर रहे। जो गन्ने का जो खेती है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और हमें उसके लाभ का पता। अगर वो ना होती, अगर ये शुगर मिल ना होता तो मेरा ख्याल क्या है इस सारे जिले की जो समृद्धि है यमुनानगर के आसपास की कभी हो नहीं सकती। तो उससे रहा, अब मेरे यहाँ टमाटर पैदा रहा, अगर कोई बाहर से कंपनी आएगा, रदौर में आगे एक फैक्ट्री लगा चटनी की, वो कह के हम इस रेट पे 30 रुपए किलो जो है हम आपका टमाटर खरीदेंगे। अब आज वो कई बार 30 से ऊपर भी, कई बार 30 से कम भी। अब टमाटर को आप कहां लेकर जा सको? आप 3-4 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आपने अगर चटनी की फैक्ट्री लगा ली तो आप उसको 1 साल भी सुरक्षित रख सको। और उसी टमाटर को आप चाहे अमेरिका में लेकर चले जाओ, चाहे इंग्लैंड लेकर चले जाओ, चाहे आप सऊदी अरब लेकर चले जाओ, कहीं लेकर चले जाओ, कहीं भी ले जा सकते हैं। और वो ले जाने वाला कौन है? वो जो बीच का आदमी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास इतनी सामर्थ्य है, लेकिन किसान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने टमाटर लेगा कहीं भी चले जाएगा। तो निश्चित तौर से ये किसान के हित का है और उससे उसको लाभ होगा। तीसरा जो है स्टॉक के बारे में, क्या कि जो दूसरे लोग हैं वो भी फसल को खरीद सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। ये कह गए अगर वो स्टॉक कर लेंगे साहब तो ब्लैक हो जाएगी। तो मैं एक बात दावे के साथ कह रहा कि ये कह रहे कि ब्लैक हो जाएगी, तो मैं जितना भी कांग्रेस का राज रहा, जितना भी आज चलेगा, जब से देश हुआ अब तक, मैं दावे के साथ कह रहा कि कांग्रेस मुझे ऐसा एक साल बता दे, एक साल कोई ऐसा जिसमें कांग्रेस के टाइम में ब्लैक ना हुई हो। हमारा राज 12 साल रहा, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे और 6 साल नरेंद्र मोदी जी का टाइम है। तो मुझे वो दिन बता दे जिस दिन इन ब्लैक में कोई चीज खरीदी। हमारी सरकार आने के तुरंत बाद यूरिया की शॉर्टेज हुई थी, लेकिन यूरिया की शॉर्टेज इनकी पैदा करी थी क्योंकि इन्होंने ठीक तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया था, इस वजह से यूरिया की शॉर्टेज हुई। लेकिन आज तक उसके बाद आप एक चीज की भी नहीं बता सकते कि देश में किसी की भी शॉर्टेज हुई। तो ये इनका अपना वो है जो अपने आज तक ये ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, उसका ही ख्वाब रह गए वो जगह। और इससे लाभ क्या होगा कि जो बाहर खरीदने वाला है, आज हमारे पास सरप्लस है, फालतू अनाज है। तो अगर कोई आदमी इस प्रकार का बाहर आता है और वो अनाज खरीद के कुछ स्टॉक करता है, तो स्वाभाविक ही है कि वो खरीदेगा, उसको प्रोसेस करेगा, अच्छी तरीके से बेचेगा। मान ली उसने 1950 रुपए ली, उसको साफ करके बढ़िया करके देगा, वो कहेगा जी आपको साफ नहीं करनी पड़ेगी, ये नहीं करनी पड़ेगी, मैं 20 रुपया 50 रुपये ज्यादा लूंगा। स्वाभाविक को बिजनेस करेगा, उसको ठीक तरीके से रखेगा। रोजाना आपके अखबार में, आपके टेलीविजन में खबरें छपती रहती हैं कि यहाँ गेहूं सड़न लग रही, यहाँ चावल सड़न लग रहा है, यहाँ फलानी चीज सड़न लग रही। लेकिन वो जो एक समस्या थी उस समस्या का समाधान होगा, तो उससे निश्चित तौर से लाभ होगा। लेकिन का बार बार क्या कहना है कि ये सारी चीज हमने अडानी और अंबानी के जुम्मे दे दी। अडानी अंबानी जो है वो बहुत बड़े लुटेरे हैं, वो लूट लेंगे, सारे सारे देश में लूट लेंगे। अगर अडानी और अंबानी लुटेरे हैं सरकार, तो आप बार बार लोकसभा में, विधानसभा में आप निवेश की बात करें,
कि भी हमारे टाइम में निवेश जो था इतना था और आपके टाइम में जो निवेश था इतना था, या इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो ये निवेश किस चीज का होता होगा? मेरा पूंजी का ही होता होगा। जो पूंजी आती है उसने निवेश कहें, और पूंजी की गिल्लो उसका पति भी आता होगा तो उसने पूंजीपति कहें। तो वो पूंजीपति जब इंग्लैंड से आया तो मैं पीठ थपथपा रहा, वो पूंजीपति जब इंग्लैंड से आया तब भी पीठ थपथपा रहा, वो पूंजीपति जब चाहे फ्रांस से आया तब भी पीठ थपथपा रहा। लेकिन अगर वो पूंजीपति भारत का है तो फिर वो लुटेरा है, वो खराब है। पूंजीपति खराब नहीं है, सरकार खराब होती है और अच्छी होती है। अगर सरकार अच्छी है तो किसी पूंजीपति की किसी की हिम्मत नहीं है, वो ब्लैक कर जाएगा। और अगर सरकार स्वयं बेईमान होगी तो कोई आदमी बचा नहीं सकता। जब बाढ़ ही खेत में खाने लग जाएगी तो फिर खेत सुरक्षित नहीं रह सकता, और अगर बाढ़ ठीक है तो फिर उसको कोई खा नहीं सकता। तो इस बात पे जो ये सारे के सारे लोगों ने शोर गुजर किया, मैं समझता हूं ये कोई भी बात गंभीरता से रख नहीं सके। और आजकल दिक्कत क्या है, जो बड़ी समस्या है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस बेचैन है कि एक बिल्कुल अलग टाइप की घटना घटी है की बार, शायद मेरा ख्याल का आपका ध्यान नहीं गया। वो अलग टाइप की घटना क्या है कि पहली बार ऐसा लगा कांग्रेस को कि एक सरकार दोबारा रिपीट करेगी, मजबूती के साथ रिपीट करेगी। कांग्रेस ने कभी दिन देखे नहीं थे। 77 में सरकार बनी तो बीच में इन्हें तोड़ दी, 82 में सरकार बनने लगी, इन्हें बीच में कर दिया काम उसका, और ठहके चौधरी बदनलाल को शपथ ले दी, चौधरी देवीलाल बाहर रह गए। उसके बाद 87 में सरकार बनी, वो सरकार इन्हें बीच में तोड़ दी। उसके बाद फिर चौटाला साहब की सरकार बनी 2000 में, वो 5 साल से ज्यादा चली नहीं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये दिमाग पे इतना पड़ गया कि ये कहां से आ गए ऐसे जिन्होंने दोबारा फिर सरकार रिपीट कर दी। ऐसी सरकार कभी रिपीट हो ही नहीं थी। तो इसलिए बेचारे ये बेचैन है कि भाई ये क्या है, सरकार क्यों बन गई दोबारा, इस बात के लिए ये बेचैन है। और बेचैन इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनानी, बेचैन इसलिए है बेचारे ये कि भाई किसकी हुड्डा की सरकार बनानी, रणदीप सुरजेवाला की सरकार बनानी, कुमारी शैलजा की सरकार बनानी, किरण चौधरी की सरकार बनानी, किसकी सरकार बनानी। अभी कल देखा ना हमने तमाशा, किस तरीके की औड़ लग रही थी, ट्रैक्टर कौन चलावेगा। मतलब किसान की कोई बात नहीं थी, यहां तो केवल और केवल अपने हितों की बात थी कि मेरे हित किकर सुरक्षित हैं। और कांग्रेस ने कभी किसान के हित की, गरीब के हित की, देश के हित की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने अगर चिंता की तो सिर्फ अपने हितों की चिंता की। अभी आपने देखा जब धारा 370 समाप्त की तो कांग्रेस उसके खिलाफ थी, जबकि कांग्रेस ने उस टाइम कहा था कि धारा 370 आंशिक है, लेकिन इतने टाइम के बाद समाप्त नहीं करी। और जब हमने समाप्त की तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। अभी आपके सामने सीए पे जो सारा देश में ड्रामा किया उन्होंने, और लोगों को बकाने का काम किया कि अगर सीए लागू होगा तो मुसलमानों की नागरिकता ही समाप्त हो जाएगी, उनका वोट का राइट समाप्त हो जाएगा। जबकि उसमें वोट का राइट समाप्त करने की थी नहीं, वहां नागरिकता देने की बात थी, किसी की छीनने की बात थी नहीं। लेकिन उन्होंने कितना उसके ऊपर ड्रामा किया। और जैसी जैसी कहीं भी आई, चाहे हम आतंकवाद के खिलाफ आए तो आतंकवाद के पक्ष में आ गए, हम नक्सलियों के खिलाफ आए तो नक्सलियों के पक्ष में आ गए, और जो देश को तोड़ने के नारे लगा रहे थे हम उनके खिलाफ थे तो ये साहब जाएगा उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो इनका देश के हित के साथ कोई लेना देना नहीं, और ना किसान के हित के साथ कोई लेना देना, और ये केवल अपने। अब जहां तक बात ये कह रहे कि भाई, अभी कह रही है कि भाई ये खरीद नहीं की, अभी जीरी की खरीद में इन्होंने कहा कि भाई अभी तक सरकार इस तरीके से, ठीक है हमने कुछ चेंज किए, तो चेंज करने के बाद क्या इनको चैन से नहीं बैठना चाहिए था। अब कोई नई चीज हम शुरू करेंगे और हम खरीद शुरू करने लग रहे, और ये कह रहे लेट कर रहे। हमने 4 दिन पहले शुरू करी, हर बार 1 तारीख से होती थी, अब की बार 4 दिन पहले शुरू की, पिछली बार 5 दिन पहले शुरू की थी। तो उसमें एक नया सिस्टम शुरू करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित तौर से थोड़ा टाइम लगेगा। इन्हें ये तो इस बात का इंतजार कर दे कि किस तरीके से इसको सारे खराब करो, क्योंकि बेचारे इतने परेशान थे। जब सरसों की खरीद थी तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कोरोना आ गया, चलो एक कोरोना हमारे भाग से आ गया, शायद सरसों नहीं खरीद सकेंगे, हमने सरसों खरीद ली। फिर ये लगे कहने सरसों तो कम थी इसलिए खरीद ली साहब इन्हें, पर गेहूं कैसे खरीदेंगे, गेहूं हमने उससे बढ़िया खरीद ली। अब की बार कुछ और नहीं मिला तो अब की बार सोचा चलो ऐसे ही कर दें। लेकिन अभी आपके सामने हमने कल तक 5,91,000 मेट्रिक टन धान जो है खरीद लिया मंडियों में। लगभग हमने सारा धान खरीद भी लिया और उठाए भी लिया जितना था, और आने वाले टाइम में बिल्कुल सारा का सारा हो जाएगा। अभी ये कह रहे कि भाई बाजरे का क्या कर रहे, बाजरा खरीद रहे। अभी तक हमने 26,616 मेट्रिक टन बाजरा खरीद लिया। मैं दावे के साथ कह रहा, आप गूगल पर रिसर्च करो, कहीं पर रिसर्च कर लो, कहीं से पता ले लो।
आप पूछोगे इन्हें कितना खरीदा था? इनकी सरकार 10 साल रही, 10 साल में ही इन्होंने कौन सा बाजरा खरीदा था? अभी तक हमने 324 मैट्रिक टन जो मक्का है वो हमने खरीद लिया। अब ये बताओगे इन्होंने कितना मक्का खरीदा था? अरे यहां नहीं, मैं पूछ रहा पंजाब में कितना खरीदा अभी बता दू, इन्हें राजस्थान में कितना खरीदा वहां बता दो कितना खरीदा, और हरियाणा में इन्होंने कितना अपने टाइम में खरीदा था वो बता दो। लेकिन इन्होंने इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल गुमराह करके, गलतफहमी पैदा करके, लोगों को आगे करके इस प्रकार से कि कोई एक बकाया के बाद झगड़ा करा दो और उस पर अपनी रोटियां सेकने की राजनीति कर रहे। अभी आपने सिरसा में देख ही लिया होगा सारा सारा तमाशा इन्होंने क्या किया, सारा का सारा वो सारा का सारा जिस प्रकार से इन्हें प्रेरित किया। अब इस बात का क्या तुक था कि आप डिप्टी सीएम के सारे घर भी जाओगे अंदर लोग? कोई आज तक गया क्या? मुझे सारे टाइम की कोई घटना बता दोगे कभी भी कोई किसी घर में गया होगा? सरकार ने कहा कि ठीक है आप अपने 5 प्रतिनिधि अपने भेज दो, वहां वो बात कर लेंगे, जो भी घर में होगा वो बात करेंगे, चाहे चौधरी रणजीत सिंह के यहाँ जाओ, चाहे दुष्यंत जी के यहाँ जाओ, अपने 5 आदमी जाके बात को। लेकिन 1000 आदमी या 2000 आदमी के हम सीधे घर में जाएंगे? आज तक गए क्या किसी के यहाँ? लेकिन जानबूझ के भड़काया के व्यवस्था खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। किसान इस बात को समझ गया कि ये हमारे हित के लिए नहीं, अपने राजनीतिक हितों के लिए सारा काम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि कहीं भी लोगों ने कांग्रेस का ना कोई सुनने आया और ना ही किसी ने साथ दिया। तो मेरा मानना है कि ये बिल जो है 100% किसान के हित में है और किसान इस बात को समझता जा रहा है और आने वाले टाइम में निश्चित तौर से उसको परिवर्तन साफ नजर आएगा। और इससे अब कांग्रेस घबराई है, क्योंकि इससे जब किसान को लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर से उसका जो आशीर्वाद है वो अब की बार का आशीर्वाद नहीं, भविष्य का आशीर्वाद भी जो है किसानों का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। इसीलिए कांग्रेस डरी है। धन्यवाद। मंत्री जी, आपने बताया कि जो ये तमाम बातें हैं कांग्रेस उठा रही है, हम फैला रही है। किसान आज हम देख रहे हैं कि सिरसा के अंदर किसानों ने आज भी जाम लगाया था और इससे पहले भी वो लगातार जो संबंधित मंत्री हैं वहाँ के उनके घर का घेराव कर रहे हैं। आज भी घेराव उनकी तरफ से किया गया। दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के विधायक हैं असीम गोयल, क्या वो इस बात को नहीं समझ पाए जिसकी वजह से वो विधानसभा के बाहर आकर के आज धरना दे रहे हैं, बैनर लगा करके ये कह रहे हैं कि किसान मजदूर को, व्यापारी को मत सताओ? ये पार्टी के विधायक नहीं समझ पा रहे इस बात? नहीं, देखिए असीम गोयल जी का जो मामला था वो बिलों का मामला नहीं था, उसका मामला जो था वो केवल अधिकारी का मामला था। उसका जो था वो उसने मंडियों के अंदर जो नहीं, केवल एक अधिकारी के खिलाफ ही उसने इस प्रकार की बात की और जल्दी उस बात को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। उसके साथ बातचीत करके क्यों क्या उसको ऐतराज था उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आप थोड़ी देर पहले आए थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बुला के पूछ लें, क्योंकि अभी तक उससे कोई बात नहीं। अब हो सकता है उसकी कोई गलतफहमी हो, वहां गया होगा तो, लेकिन उसके बिलों के उसमें नहीं था वो कोई भी, ना किसान के उसने कहा गया। ये बिल जो है बिल से संबंधित इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि जब हम नहीं, वो बिल से नहीं था, वो केवल और केवल अधिकारी से था। वो इस तरीके से जुड़ता है कि आपने ये दावा किया था कि आप थोड़ा वेट कीजिए, ये जो कृषि बिल आए हैं हम मंडियों के अंदर एमएसपी को खरीद करेंगे, किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी और उसकी एक अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है। ये इसके बाद कही गई बात थी बिलों के बाद, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि नहीं, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं, हमारे विधायक ने ऐसा कुछ नहीं कहा किसान परेशान है, हमारे विधायक ने ये बात कही है। नहीं, केवल अधिकारी की बात उसने कही वहां, और वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने, अभी जब आप आए थे तभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हम बात करेंगे उसकी, कोई वो नहीं है, इस प्रकार की कोई बात है जो किसान बैठे हैं सिरसा के अंदर उनको लेकर के आप क्या? नहीं, वो तो मैंने कह दिया कि कांग्रेस परेशान है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस के लोग तो बैठे ही रहेंगे और कांग्रेस के लोग तो, लोगों को पता है कि राज आने वाला नहीं। अब तो वो सोचते हैं कि वैसे ही एक कल्पना में बैठे कि भाई एक हलवा हाथ लग जाएगा, ऐसे ही खा लोगे। वो सपने में देखना, सपने देखना, हलवे खाने का, हलवा तो मिलता नहीं है। अब तो ऐसे ही मिलेगा, जब ऐसे पाप करोगे और अच्छी बातों का भी विरोध करोगे तो हलवा तो अगली बार भी मिलने वाला नहीं, अब की बार तो कहां मिल जाएगा। लेकिन अगर सारे आंदोलन का आप देखो कांग्रेस को, तो आप देखो किसान के इतने बोल रहे कहीं क्या, वो तो एक ही कह रहे कि दुष्यंत समर्थन वापस लो, दुष्यंत समर्थन वापस लो। ये किसान की बात है कि दुष्यंत समर्थन वापस लो। सारी ताकत उन्होंने, चाहे किसान यूनियन है, चाहे कांग्रेस है, एक ही, चाहे लोकदल है, सबकी बात आप सुनो तो सारे यही कह रहे कि भाई दुष्यंत समर्थन वापस लो। कोई मुझे एक तो बता दे जिसने ये बात कही हो कि क्या चीज करनी चाहिए, एक पॉइंट बता दो। कोई किसी ने कहा हो वो पॉइंट मेरे से पूछ लो, आपने तो सुन लिया होगा, आप मेरे से पूछ लो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और मैंने अभय सिंह जी के साथ मेरी टीवी पे हुई थी, मैंने कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा, चैलेंज करके कह रहा, चाहे कांग्रेस है,
चाहे विपक्ष की अन्य पार्टियां हैं, चाहे किसान यूनियन है, किसी डिबेट में कहीं भी वो आ जाए और वो बताएं बिल में क्या कमी है। लेकिन वो कहीं भी डिबेट के लिए तैयार नहीं है। वो तो लोगों को बता रहे हैं कि ये नष्ट कर देगा, किसान को बर्बाद कर देगा, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। सर ऐसा लग रहा है कि बड़ौदा बाईपोल जो इलेक्शन हो रहा है इसमें ये मुद्दा उठेगा और आप लोग किस तरह से किसानों को देखिए, ये इस मुद्दे पे जो मुखालफत कर रहे हैं ना जी, वो तो मुखालफत ही करेंगे। वो चाहे इस मुद्दे पे मुखालफत करो, चाहे अगर मुद्दा ना भी तो तब भी मुखालफत ही करते हैं। लेकिन जो जनता का समर्थन है वो बीजेपी के साथ है। देखिए, अब वो बार बार क्या करते हैं, अब घबराए हैं और घबराने के बाद क्या करते हैं, पंचायत करते हैं। और पंचायत में कहते हैं कि हम बीजेपी को आने नहीं देंगे गाँव में, बीजेपी के किसी लीडर को आने नहीं देंगे गाँव में। तो लोकतंत्र ऐसे होता है क्या? वैसे तो रोक नहीं सकते, वो नाम रुकने वाले हैं, हम जाएंगे क्योंकि हमारे समर्थक वहां ज्यादा हैं। लेकिन वो ये चाहते हैं क्योंकि वो किसी बात में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका 10 साल राज रहा तो वो 10 साल में बताएंगे विरोध ने क्या करा था। लोकदल ने लंबे टाइम तक राज करा, लोकदल बताए क्या करा था। हमारा भी 6 साल राज रहा, हम भी बताएंगे हम क्या करेंगे। और अगर वहां के लोग हमें आशीर्वाद देंगे तो फिर हम क्या करेंगे वो बताएंगे। तो निश्चित तौर से जब उसमें खड़े कि वहां बात होगी, लोगों के बीच में बात होगी, तो लोग उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन कांग्रेस घबराई है क्योंकि उन 10 साल में किया कुछ नहीं है। लोकदल घबराया है कि हम झूठ बोल के वोट तो लेते रहे, क्या कुछ नहीं है उनका। तो इसलिए अब वो इस प्रकार की पंचायतें करके ये माहौल बनाना चाहते हैं कि भाई हम तो बातचीत नहीं करते, हम तो आने ही नहीं देते आपको। तो कुछ भी होने वाला नहीं। निश्चित तौर से किसान भी वहां बीजेपी के साथ है, मजदूर भी बीजेपी के साथ है, आम जो जनता है वो बीजेपी के साथ है। अभी आने वाले है वो कह रहा है कि भाई कोई बाल कटाने गया था कि भाई हम बाल कितने कितने, बोला वही भी तेरे सामने आ जाएंगे जजमान थोड़ी देर में। तो अब थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएंगे, दिख जाएंगे किसके हैं। एक मंत्री जी, आप लगातार आपकी पार्टी कह रही है कि ये किसान हितैषी बिल है, अधिनियम है, और कई बार ऐसा देखा गया जो आपकी सहयोगी पार्टी है जसपा, उसके कुछ विधायक जो है वो किसानों के समर्थन में किसानों के साथ खड़े दिखे हैं। क्या आप लोग किसानों तक और जो नेता है उन तक ये सही से नहीं पहुंचा पा रहे कि ये बिल किसान हितैषी होंगे? नहीं, देखिए, हमारे लोगों ने समझाया। जैसे आज मैं भी आपके माध्यम से जो बात कह रहा, तो मैं भी इसीलिए कह रहा कि लोगों को अपनी बात बताने के लिए, समझाने के लिए कह रहा। ऐसे ही चाहे धनखड़ जी ने कहा, चाहे अपने अभय सिंह यादव जी ने प्रेस की, या हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रेस की, या हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने प्रेस की, हमारे सब लोगों ने जिस प्रकार से प्रेस की और अपनी बात बताई, लोग हमने उसको समझाने की कोशिश की। इन्होंने झूठ पकाने की कोशिश की, हमने सही बात समझाने की कोशिश की। ठीक है, एक बार कोई भी आदमी है, आप मैंने तो कहा ना सीए पे भी कितना बवाल खड़ा कर दिया था। तो कई बार झूठ बोलने वाला आदमी थोड़ी देर के लिए सफल हो जा। मेरे आज भी याद है, जब मैं छोटा था ना, तब कई लोग ना भूत का डर दिखाया करते हैं कि भाई वहां भूत है। तो मान लीजिए इसका कुछ चीज उठानी, इसके फल उठाने, या इसके खेत में घास काटना या कुछ करना, ऐसा करना होता तो लोगों को डरा देते कि भाई वहां भूत है, उधर ना जाइए। तो वो आदमी रात में जानता, और जो भूत बताने वाला था वो चले जाता वहां। तो ये भूत बताएगा, लोगों ने डराने का काम कर रहे। तो थोड़ी देर के लिए चलती है इस प्रकार की झूठी बातें, वो लंबे टाइम तक चलती है, उसके बाद फिर उसका परिणाम गंभीर होता है। मंत्री जी, एमएसपी को लेकर के विपक्ष ये चाह रहा है कि आप एमएसपी को लेकर अलग से नोटिफिकेशन करवाएं, इसका मैंने इसकी पूरी बात देखिए, मैंने आपने कहा कि 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस इस बिल को ला रही थी और उस वक्त एमएसपी नहीं था। आज एमएसपी की मांग कांग्रेस ही कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी सरकार है। अगर इसमें देखिए, एमएसपी पहले भी शासकीय आदेश था, आज भी शासकीय आदेश है। तो इनका क्या तो वो पक्का रहेगा, हमारा क्या कच्चा रहेगा। हमारी बात ज्यादा पक्की है इनसे, इनकी बात तो पक्की है नहीं, हमारी बात पक्की है। दूसरी बात, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने आप वो करके देखो, एमएसपी समाप्त हो जाएगा कैसे? 140 करोड़ का देश है, 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके भोजन की व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार ने करनी पड़ेगी। जो लोग 5,000, 10,000, 12,000, 13,000 रुपए कमा रहे, उनको सरकार को कहीं ना कहीं का राशन देना पड़ेगा। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं। अगर सरकार खरीदेगी तो देगी कहां से? दे नहीं सकती सरकार। तो कोई सरकार ऐसी है कि 70 करोड़ लोगों ने सड़क पर खड़े कर देगी? एमएसपी किसी की कृपा नहीं है। किसान के नाते मैं कह रहा, एमएसपी किसी सरकार की कृपा नहीं है, एमएसपी सरकार की मजबूरी है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा कि आने वाले 50 साल में एमएसपी समाप्त हो ही नहीं सकता। झूठ है नड़ा, वही भूत वाली बात है डराने की। एमएसपी नहीं समाप्त होता। एमएसपी का तो एक फायदा रहेगा कि ये बिल आने के बाद जब बीच में, इससे फर्क क्या पड़ेगा जो बिल आ रहे, इनसे क्या होगा कि नए टाइप के किसान आएंगे, वो नई टाइप की खेती करेंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर 2% किसान भी हम 3 साल में बाहर निकालने में सफल होंगे, वो इस टाइप के फल, इस टाइप की सब्जियां, इस टाइप का अनाज पैदा करने वाले हैं, तो उन्हें देखकर दूसरे लोग उसकी रीस करना शुरू करेंगे।
क्योंकि भाषणों से फर्क नहीं पड़ता, देखने से बड़ा फर्क पड़ता है। जब एक गांव में पैसे कमाएगा तो जब वो लोग निकल के बाहर आएंगे और आने वाले 10-12 साल में अगर 20% किसान भी इस तरह की ट्रेडिंग शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर से सरकार के ऊपर जो भंडारण की जिम्मेदारी है वो कम होगी। और जब जैसे ही वो कम होगी तो सरकार को भी चिंता इस बात की होगी एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा। सरकार एमएसपी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बढ़ाएगी। अभी तो सरकार को भी लगता है इतना भंडारण है, इतनी है कि आज तो उसको रखना ही। अभी आप जाएगा देखो सारे सैलरों में गेहूं रखी, सैलरों में भी गेहूं रखी, वो भी उठानी ही रही। और ये कितने जिम्मेदार हैं। अभी आप देख लो रेलें बंद कर रखी, तो रेलें बंद करने से किसको नुकसान होगा? किसान को। जो बारदाना आना था वो आ नहीं रहा, और जो गेहूं उठनी थी वो उठ नहीं रही। नुकसान किसका होगा? 100% किसान का होगा पंजाब में नुकसान। अरे लेकिन ये किसानों के तहसील बने, जबकि किसान के खिलाफ काम करके भी किसानों की तहसील बनने का ड्रामा कर रहे हैं। मंत्री जी एक ये है कि एमएसपी मान लीजिए आप देते हैं, हरियाणा एमएसपी देती है, पंजाब और राजस्थान अगर एमएसपी नहीं देता है कोई क्रॉप्स पे तो वो यहाँ के बेचेगा, एक और डिसऑर्डर नहीं होगा? नहीं देखिए, एमएसपी तो केंद्र सरकार देती है, वैसे किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि जितनी अच्छी व्यवस्था, उसके लिए मैं जो हमारी पुरानी सरकारें हैं मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार मंडी की व्यवस्था करी, अच्छी व्यवस्था करी हमारे। और मैं अपने पूर्वजों को भी इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के मुद्दे उठाए। तो जो सरकारें थी, जितनी बढ़िया व्यवस्था हरियाणा और पंजाब में खरीद की, इतनी बढ़िया व्यवस्था बाकी किसी स्टेट में है नहीं। चाहे वो फिर आस पास यूपी है, चाहे हिमाचल है, चाहे राजस्थान है, तो वहाँ भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसका जो है एमएसपी का जो पैसा है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और हम भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसमें हमें भी लाभ होता है, तो हम खरीद लेते हैं। एक मंत्री जी, स्कूलों को लेकर क्या प्लानिंग है? कब से खुल रहे हैं और क्या कुछ चीजें रहेंगी उसमें? देखिए 15 तारीख से जिस प्रकार की एक योजना है कि 15 तारीख से हम स्कूल खोलने की योजना है, तो उस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी हम उसके बारे में आपको उसकी जानकारी दे देंगे। तो चरणों में खुलेगा या नहीं नहीं, अभी देखिए चरणों में खुलेगा। जैसे पहले हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का किया, उसके बाद ऐसे ही हम 6ठी 7वीं 8वीं तक का करेंगे, और उसके बाद ही हम छोटी क्लासों के बारे में विचार करेंगे। और जिस प्रकार से पहले दिन काफ़ी खबर आई थी कि बच्चे बहुत कम आए, हमारी अपनी भी इच्छा ऐसी थी कि बच्चे ऐसा ऐसा आए, क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करेंगे हो सकता है उसमें छोटी मोटी खामी कुछ रह जाती है, तो नेक्स्ट स्वाभाविक है कि वो हम पहले ही ठीक कर लें। जैसे आज 10 बच्चे आए तो कल 12 आए, उसके बाद 15 आए, उसके बाद 20 25 30 जैसे बढ़ते जाएंगे, तो हमें पता भी चलता रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं कुछ थोड़ी सी उसको हम ठीक कर लें, तो हम भी चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और सिलेबस में कोई बदलाव होगा, कम करना या किस तरीके का? क्योंकि सिलेबस का हमने पहले ही कहा था कि जितना स्कूल का जो पीरियड है मतलब जिसमें बंद रहे, तो उसी हिसाब से सिलेबस भी कम कर दें। मंत्री जी, आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कुछ लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अपने विषय रखे गए। उनका ये कहना था कि एक तरफ स्कूल फीस लेने से मना कर दिया गया, लेकिन जो दूसरे जो खर्चे थे वो हम पे बरकरार रहे, चाहे वो बिजली के बिलों का खर्चा हो, चाहे वो खड़ी हुई बसों के अंदर पैसेंजर टैक्स की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो। ये तमाम चीज़ें जो है लगातार है, और अब प्राइवेट स्कूल के कई संचालक जो है वो आत्महत्या की कगार पर आ चुके हैं, और कुछ लोगों ने ऐसा काम कर भी दिया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं है कि किसी ने आत्महत्या की। देखिए हमने ट्यूशन फीस की बात हमने पहले कही थी, हमने अपनी तरफ से कहा था कि ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने जिस प्रकार का निर्णय दिया था उसके हम अभिभावक के पक्ष में हमने भी अपील की थी, और उसके बाद जो कोर्ट ने निर्णय दे दिया उसी निर्णय को अमल करेंगे। लेकिन सर जो बाकी जो खर्चे थे जो उनके नहीं, उस खर्चों के बारे में भी कोर्ट ने कहा कि तो बस चली नहीं तो उसके पैसे आप कैसे ले सकते हैं। और जहाँ टैक्स की बात थी, मेरे ख्याल से टैक्स के बारे में बात मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई थी, और उस दिन वहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, तो उनका जो उसके ऊपर जो टैक्स था उसको छोड़ने की बातचीत हुई थी। मैं कोई उससे तो कह नहीं सकता, पर लेकिन मेरा ख्याल है वो टैक्स छोड़ने की बात हमारी हुई थी। लेकिन लिया जा रहा है सर, उनका ये कहना था। उसके बारे में अगर कोई बात वो रखेंगे तो हम दोबारा से बात कर लूँगा मैं, लेकिन मैंने बात रखी थी कि क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ छूट उनको हमें देनी चाहिए।